वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मईशत के हवाले से जो एक बहुत बड़ी खबर आई है, और वो ये है कि इतने दिनों से जो हमें इंतज़ार था, जिसके ऊपर बहुत क़यास सराई हो रही थी, आज फाइनली पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो तय पा गया है। इसके तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स जो है वो दो किस्तें जो है वो मिलेंगी। IMF का जो एलामिया है उसके मुताबिक जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसके तहत सातवें और 8वें जायज़ा जो होना था उसके मामला तय पा चुके हैं। स्टाफ लेवल का जो मुआहदा है उसकी हतमी मंजूरी अब IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF एलामिया में पाकिस्तान को जो माली बजट था बराए साल 2022-23 उसके जो टारगेट्स थे उस पर सख्ती से अमल करने का पाबंद बनाया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो मार्केट फोर्सेस के तहत एक्सचेंज रेट है उसका निज़ाम भी जारी रखना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी इम्प्लीमेंट करनी होगी। सरकारी जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाना होगा। IMF ने ये भी इशारा दिया है कि वो इस जो ये EFF का फैसिलिटी है इस प्रोग्राम को अगले साल तक तौसी करने के ऊपर भी गौर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके असासे इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिक करने होंगे। इसके ऊपर भी बात जारी है और ये भी दावा किया है कि जो नैब और दीगर इदारे हैं इनकी कारकर्दगी पर भी यकीन दहानी दी गई है कि इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा। इस सारे तनाज़ुर में और साथ में जो ख़ास तौर पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं तो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से ये भी तस्दीक की गई है कि हुकूमत आज ही जो पेट्रोल की मसनूआत हैं उनकी कीमतों में भी कमी करने जा रही है। इसका ऐलान जो है वो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना के बकौल ये जो कमी होगी इससे IMF का कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि इसका ताल्लुक़ ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट से है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ीर ख़जाना। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ज़ुबैर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर फाइनली काफ़ी ताख़ीर हुई ये IMF के मुआहदे में, एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से हमने देखा काफ़ी अनसर्टनिटी गैर यकीनी भी रही। डॉलर जो है वो 200 की भी जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल वो उसको काफ़ी दिन पहले उसने वो कर लिया क्रॉस। बट सर कहा जा रहा है कि शराइत अभी भी बहुत बहुत सख्त हैं जिनके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आने वाले दिनों में और महीनों में। ये तो IMF के साथ जब भी मुआहदा होता है तो उसमें काफ़ी सख्त कंडीशंस होती हैं, और इसका पहले दिन से पता भी था कि जाहिर है IMF के पास जाना भी पड़ेगा, कोई चॉइस भी नहीं थी। बिकॉज जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो हालत थी वो 10.8 बिलियन डॉलर्स थी जिस दिन मियां शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया है, और फिर वो आगे अगले 3-4-6 महीने को देखते हुए कि हमें जो रीपेमेंट्स वगैरह करनी होंगी वो जाहिर है बहुत ही खतरनाक लो लेवल पर हमारे रिजर्व थे। तो टोटली एक्सपोज था फॉरेन एक्सचेंज, हमारा एक्सटर्नल फंड। तो उसकी वजह से प्रेशर जाहिर है रुपए पर भी आना था, क्योंकि जैसे थोड़ी सी डिमांड बढ़नी थी डॉलर के लिए, और हमारी आपको पता है इम्पोर्ट्स अच्छी खासी होती हैं, बावजूद इस पे के कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी। तो वो उसकी वजह से 182 रुपए कुछ था अप्रैल की 11 तारीख को, वो अब तकरीबन 210 के करीब है, विच इज द सिग्निफिकेंट इंक्रीज, और उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़ाहिर है मैशत पर भी पड़ता है। पर सर माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट ताख़ीर तो सर कुछ ये भी हुई कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लगता है कि नेगोशिएशंस या कोई कम्युनिकेशन में भी गैप रहा। एक तो ताख़ीर पहले हुई, आप लोगों ने कीमतें नहीं बढ़ाई, उसके ऊपर बजट के ऊपर भी काफ़ी बैक एंड फोर्थ, इनकम टैक्स के हवाले से रहा, प्रोविंसेस के सरप्लस के हवाले से रहा, और अभी कहा जा रहा है कि एनर्जी का भी जो सेक्टर है उसके हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक्चुअली आरफा इस सारे प्रोसेस में आप पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो अखाड़ प्रचार पाकिस्तान में हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस,
का शुरू हुआ बात होना, बिकॉज हम तो ऑलरेडी थे ना IMF प्रोग्राम, तो IMF प्रोग्राम में अभी कोई नए तरीके से तो एक ज़ाहिर हुकूमत चेंज हो गई थी, बट आपको याद होगा कि जनवरी में पार्लियामेंट ने एक तो मिनी बजट पास किया था, वो मिनी बजट 250 बिलियन का था तकरीबन, वो IMF ही के कहने पर था, और दूसरा स्टेट बैंक के जो हमने नए कानून को अप्रूव किया था जिसमें काफी हद तक स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंस मिली थी, वो भी IMF ही के कहने पर था। तो मैं सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ, IMF का प्रोग्राम तो चल रहा था, वो स्टॉल इस वजह से हुआ कि जब एंड ऑफ फरवरी में जब पिछली हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने के बजाय बल्कि कम कर दी और साथ में कमिटमेंट भी कर दी, तो IMF प्रोग्राम स्टॉल हो गया और उस वक्त तो सारी कॉम लगी हुई थी वोट। सर उन्होंने जो स्टॉल किया, आप लोगों ने भी तो ताखीर की, क्योंकि आप लोगों ने भी 6 हफ्ते लगा दिए वही कीमतें बढ़ाने में। पर सर ये बताइएगा कि अब तहफ़्फ़ुज़ात उनके क्या हैं नैब के क़वानीन के हवाले से, और सर ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जनवरी तक अगले साल जनवरी या मार्च तक आप लोगों को अब पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस भी लगाने पड़ेंगे 30 से 50 रुपए तक। जी, वो एक तो पेट्रोलियम लेवी है जो कि 750 बिलियन मेरा ख्याल है रखा गया है बजट में, वो भी IMF के कहने पर, जिसके पहली जो किस्त थी 10 रुपए वो जुलाई की 1 तारीख को ऐलान किया गया था, और मेरा ख्याल है वो हर महीने बढ़ानी पड़ेगी और अच्छी खासी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो हम 750 बिलियन अकॉर्डिंग टू IMF कलेक्ट कर सकें। सेल्स टैक्स का भी इसी तरह से मामला है। तो ये कोई मैं तो बिल्कुल ऐसा तासुर नहीं देना चाहूँगा कि बड़े अब ज़बरदस्त दिन आने वाले हैं हमारे, क्योंकि जहां अभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ने हमें ज़ाहिर है ज़रूर हेल्प किया, जिसकी सिग्निफिकेंट अभी भी थोड़ी देर पहले भी प्राइसेस जो नई आई हैं काफ़ी नीचे हैं, और जिसका वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर है पास ऑन करने का उन्होंने कमिटमेंट किया था, वो करेंगे। लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, और अभी ऑलरेडी हम 20% से ऊपर CPI इन्फ्लेशन इस वक्त है। सो टफ डेज अहेड, टफ मंथ्स अहेड। सर पर IMF का प्रोग्राम जो होता है वो मैं ये बता दूं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि पाकिस्तान इतनी दफा IMF के प्रोग्राम किया है और तसल्ली बख्श नताइज उसके निकले नहीं है। सारे हम मिलके IMF को तो वो करते हैं, ब्लेम करते हैं कि IMF जहाँ भी गया वहाँ मईशत खराब हुई है, लेकिन जाहिर है इस दौरान आपको अपनी इकोनॉमी को फिक्स भी करना होता है। तो अगर वो करप्शन के हवाले से सख्ती कर रहे हैं या आपको मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से सख्ती कर रहे हैं, ये आरफा ऐसे ही है जैसे आप और मैं लोन लेने जाते हैं तो कुछ कंडीशंस बैंक की सख्त होती हैं, लेकिन 5 साल के बाद 10 साल के बाद हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन कर दिया था। तो या सर ये तो बहुत अच्छा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, बट वेरी क्विकली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो आपसे ये पूछना था कि जब ये कीमतें बढ़ा रही थी तो आप लोग हमेशा सारे इंटरनेशनल मार्केट और ये और वो करके और वजीर खजाना या वजीर पेट्रोलियम जो अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, आज वजीर आजम साहब क्यों कमी अनाउंस करने आ रहे हैं और क्यों उसको एक सियासी रंग दे रहे हैं जैसे हुकूमत रिलीफ दे रही है लोगों को, व्हेन इट्स ऑल टू डू विद इंटरनेशनल प्राइसेस? मैंने तो आपको पहले कहा था इस सारे से आप पॉलिटिक्स को तो नहीं बाहर कर सकते। तो सर फिर इमरान खान साहब पे क्यों तनकीद करते हैं कि उन्होंने वो प्राइसेस को फ्रीज कर दिया? वो भी तो सियासत ही कर रहे थे। सुन तो लें, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जरूर ऐसी चीजें करती है जिसका जाहिर सी बात है पॉलिटिकल एडवांटेज हो। एक हम ये भी कर सकते थे कि इसको पास ऑन ना करते अवाम को, तो जब हम पास ऑन कर ही रहे हैं तो लेट द प्राइम मिनिस्टर टेक द क्रेडिट, लेट द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट क्यों वो क्रेडिट लें सर जब इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस हैं? आप लोग किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं? ये तो अगर गिला शिकवा अगर किसी को करना चाहिए तो मिफ्ताह को और मुसद्दिक साहब को करना चाहिए कि चले सर हम उन्हीं के बिहाफ पे कर रहे हैं, आप ऐसे समझने में हैं। नहीं मेरा तो ख्याल है देखिए पॉलिटिक्स तो होती है और होनी भी चाहिए, एंड लेट द प्राइम मिनिस्टर मेक द अनाउंसमेंट, एंड पूरी कौम को भी पता चल जाएगा कि PMLN की हुकूमत सिर्फ बढ़ाने के लिए नहीं आई है और कीमतें जहाँ भी होगा मौका मिलेगा कम भी क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर एक व्यू लेंगे एकेडमिक और जो जिसको कहते हैं ना तज्जिया लेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब से। जी डॉक्टर साहब, आपने ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू भी सुनी,
आप किस तरह देख रहे हैं सर, क्योंकि मायदा वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो फाइनली हुई, बहुत ताख़ीर हुई, मगर अभी भी बहुत कयासराई हो रही है कि शराइत बहुत सख्त हैं एंड देयर इज़ फार वर्स टू कम देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन. Bismillahirrahmanirrahim. Arfa, thank you for having me on your show and happy to be on Dawn. देखिए, एक तो चीज़ हमें ये रियलाइज़ करनी है कि हम खड़े कहाँ हैं. FY22 जो क्लोज किया है हमने, अगर आप उसके नंबर देखें तो आप हैरान होंगी कि आपका ट्रेड डेफिसिट 48 अरब डॉलर पे है. आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5,309 अरब रुपए पे है, यानी कि 25 अरब डॉलर्स पे है. फिर एक नंबर जो फंड की तरफ से हमें पता चला वो ये है कि हमारा जो एनर्जी का पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट एक साल में बिल्ड हुआ है वो 820 अरब रुपया, यानी कि 4 बिलियन डॉलर है. इन्फ्लेशन का जिक्र जुबैर साहब ने भी किया, राइटली 21% पे इन्फ्लेशन है. ये है वो इकोनॉमी जिसमें आप अभी खड़े हैं विद इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ऑल्सो एट अ हायर लेवल, दो के कुछ कमी आई है. इसमें एक IMF का मुआहदा हुआ है. IMF के पास जाने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं थी, बिकॉज इतना सीरियस ये आपके 3 क्राइसिस हैं, एक आपका करंट अकाउंट का, एक फिस्कल का और एक क्वाज़ी फिस्कल का, जिसमें सारी एनर्जी है. अभी हमने SOEs का जिक्र नहीं किया. अब IMF के पास भी कोई चारा नहीं है कि इन द 1 ईयर रिमेनिंग, आप ये देखें कि अगर ये जून तक भी प्रोग्राम चलता है तो टाइम कितना कम है. क्यों IMF के प्रोग्राम शॉर्ट लिव्ड होते हैं? बिकॉज उनका फोकस मेनली प्राइसिंग चेंजेस पे है. सो प्राइसिंग चेंजेस अभी आने वाले जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के हैं, वो आपके गैस के हैं, आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी. अगर आपने 850 अरब रुपया कलेक्ट करना है साल में तो आपको कम से कम 50 रुपए तक बढ़ानी है, तो आपको 1 अगस्त से इसको भी आगे लेके जाना है. ये तो वो तनाजुल है जिसमें IMF ने इस प्रोग्राम को अगले 1 साल चलाना है. मैं फिर कहूँगा कि फिर भी IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था. आप पाकिस्तान बिल्कुल सही. डॉक्टर साहब माफ करिएगा, मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ. वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. आगे आने वाले दिनों में क्या मुश्किल फैसले करने होंगे, अवाम को क्या देखना पड़ेगा, वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू करें डॉक्टर खाकान नजीब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो फाइनली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, उसकी जो इत्तला थी आज सवेरे आई. जी डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली टारगेट्स चाहे वो पेट्रोल के हों, टैक्स के हों, एनर्जी सेक्टर का आपने जिक्र किया, पर सर बहुत कयासराई हो रही है जो ये अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, कवानीन को बेहतर करने, सिस्टम करने के हवाले से IMF ने बात की है. और क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में नई हुकूमत आई, उन्होंने आते साथ नैब के कवानीन में तब्दीली की, तो बहुत से लोग इसको जोड़ रहे हैं वो IMF की कि दे लुकिंग एट इट एज इफ कि ये IMF की तरफ से एक नई शर्त सामने आई है और उसका ताल्लुक जो है वो नैब के कवानीन में जो तब्दीली हुई है उससे है. सो एक तो देखें, आई थिंक वो इस तरह सोचते हैं इसको कि जो करप्शन है कंट्रीज में और स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड में जो करप्शन है उसका एक ताल्लुक है उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंटल परफॉर्मेंस. सो वो ये सोचते हैं कि अगर हम करप्शन को बेहतर करेंगे तो गवर्नेंस बेहतर होगी, और अगर गवर्नेंस बेहतर होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर होगी. अब पिछले रिव्यू में उन्होंने कहा कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि एक जायज़ा ले कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन को देखते हैं और जो लॉज हैं और उन पे एक रिव्यू रिपोर्ट की जाए. मेरा ख्याल है कि शायद वो रिव्यू रिपोर्ट या कंप्लीट नहीं हुई या अभी ऑन गोइंग वर्क है, तो इस दफ़ा उन्होंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है मोर क्लियरली कि ये काम किया जाएगा और एक रिव्यू किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या ये इफ़ेक्टिव हैं नहीं हैं. और उसमें नैब का उन्होंने खसूसी तौर पे जो उन्होंने कम्युनिके इशू किया है उसमें जिक्र किया है. सो आई गेस कि ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क या प्रायर एक्शन की सूरत में आएगा उस टास्क फोर्स का रिपोर्ट क्रिएट करना. प्लस आप इसमें ये भी ऐड कर लें कि उन्होंने ये भी कहा है कि एसेट डिक्लेरेशन जो है, यानी कि जो आप लोग एसेट्स होल्ड करते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑफिस होल्डर्स इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव एंड द ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे और उसके अंदर सियासतदान भी होंगे, दोनों के वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली आप डिस्प्ले करें, पब्लिक करें. जी, ये तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक मूव है, क्योंकि बहुत ये फील किया जाता है. आपने श्रीलंका में भी देखा. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ मैं काट रही हूँ कि ये कहना कि आपके जो ब्यूरोक्रेसी है और जो आपके सियासतदान हैं जो पावर में है उनके आप
ट्रांसपेरेंसी की खातिर पब्लिक करें एसेट्स, ये तो एक बड़ा क्लियर और गोल है। बट ये कह देना कि आप रिव्यू करें अपने सब कवानीन को और देखें उनको बेहतर कैसे बनाया जाए, ये क्या हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत वेग सी चीज़ है? क्या इसमें ये खदशा फिर हम का इजहार कर सकते हैं कि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि कल को IMF 3 महीने बाद कहे नहीं ये काफ़ी नहीं है, इसको आप और बेहतर करें, इट कैन बिकम लाइक अ मूविंग टारगेट। सो यूजुअली ये IMF अगर किसी चीज़ को रिव्यू करना शुरू करता है तो वो पहले ये कहते हैं कि लेट्स डू अ डायग्नोस्टिक्स। आप इसको इस तरह सोचें, वंस डायग्नोस्टिक्स कम्स थ्रू और वो ऐसा लगे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, जो कि अमूमन नहीं होता डेवलपिंग वर्ल्ड में, या लॉज सब ठीक हैं या ऑपरेशनली सब अदारे ठीक चल रहे हैं, तो फिर तो वो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ आप ये सोचें कि वो ये एग्रीमेंट कर लें आपके साथ कि इतना ही हमने काम करना था, और अगर ये अगले 6 महीने में काम होता है तो देयर विल बी अ रिपोर्ट एंड दैट मे बी बेनिफिशियल टू द कंट्री। ये भी तो हो सकता है कि अगर हम इसको पॉजिटिवली लें कि मुल्क ये इसको देख के समझे कि हमारे अदारों में ये बेहतरी की गुंजाइश है या नहीं है। एक तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उसके बाद कुछ सजेशंस आपके सामने आ जाएं, चाहे वो हमारे भी लोग साथ मिलकर बनाएं, कि ये जो हमारे कवानीन हैं इनमें ये बेहतरी की जा सकती है या ये स्ट्रेंथनिंग हो सकती है। सो दैट इज हाउ आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग वी शुड लुक एट इट। वो कैसे ये चीज डेवलप करती है, लेट्स सी दैट ओवर द कमिंग डेज। ठीक है डॉक्टर साहब, अब एनर्जी सेक्टर का आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, ये इसके लिए तो हम तैयार हैं। क्या इसके अलावा भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF की कोई ऐसे प्रायर एक्शंस या कंडीशंस होंगी जिसको पाकिस्तान को मीट करना पड़ेगा? आई वुड थिंक सो। देखें, अगर 850 अरब रुपया जमा हो गया है सर्कुलर डेट में एक साल में, दिस इंडीड इज वेरी ट्रबलिंग। आप यकीन करें कि मैं भी नहीं सोच सकता था कि ये 530-500 अरब तो मैं सोच सकता था, और ये सिर्फ अभी पावर सेक्टर का है। अगर हम इसमें गैस का मिलाएंगे तो ये 1000 अरब के करीब हो जाएगा। दैट्स $5 बिलियन का लॉस जो कि हम देख रहे हैं। कीमतों के अलावा ऑफ कोर्स स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की स्ट्रेंथनिंग, जिसमें डिस्कोस की स्ट्रेंथनिंग जो है वो क्लियरली शामिल होगी, एंड आई एम होपिंग कि कोई प्राइवेटाइजेशन एक आध की भी जो है वो आने वाले साल में मुतवक्को की जा सकती है। बट डॉक्टर साहब दैट्स वेरी शॉर्ट टाइम। प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में बड़ा वक्त लेती है, हुकूमत का इलेक्शन है। वेरी क्विकली सर, वी हैव 20 सेकंड्स लेफ्ट। देखें, प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा पिछले 25 साल से फेस्को पे चल रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर प्रिपेयर्ड। जिस दिन हम डिसाइड करेंगे वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, आई थिंक वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बाई इलेक्शंस के हवाले से, और हम फोकस करेंगे जो सीट्स साउथ पंजाब में है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे 17 जुलाई को जो पंजाब में 20 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। हर कोई उनका जिक्र कर रहा है, गुफ्तगू हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम में लाहौर के जो 4 हल्के हैं उन पर बात की। आज हम नज़र दौड़ाएंगे जनूबी पंजाब में जो सीट्स हैं, तकरीबन 10 के करीब जो सीट्स हैं 20 बाई इलेक्शन में से, वो जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। मुल्तान, DG खान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, भावलनगर, लिया, इधर सब जगहों पे इलेक्शंस हो रहे हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा गुफ्तगू अगर हो रही है तो वो एक तरफ जो मुल्तान की सीट है PP 217, क्योंकि यहाँ से साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक मुनहरिफ जो रुकन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही, सलमान नईम साहब, 2018 के इंतखाबात में सलमान नईम साहब जो थे उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा, कामयाब हुए, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। इसके साथ साथ लोधरा के जो 2 हल्के हैं PP 224 और PP 228, वहाँ का भी बहुत जिक्र हो रहा है, क्योंकि यहाँ जहांगीर तरीन साहब जो हैं और उनका जो कहला रहा है उनका ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, उसके उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक हल्के पे जवार हुसैन बड़ाइच साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर हैं, और उनका मुकाबला आमिर इकबाल शाह साहब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं। 2018 में यही 2 अफराद थे जिन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था, सिर्फ उनकी जो टिकट्स थे वो दूसरी पार्टी से, आमिर इकबाल शाह नवाज़ लीग की टिकट पे थे और हुसैन बड़ाइच साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे थे।
मुजफ्फर गढ़ में भी 2 हलके हैं, वहाँ जो है वो इंतखाब हो रहा है। PP272 में PTI के ही मुनहरिफ MNA बासित बुखारी साहब जो हैं, जो अभी भी जिनके पास अपनी सीट है क्योंकि वो MNA थे, उन्होंने वोट नहीं दिया, उनकी अहलिया ज़हरा बतूल साहिबा है और उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़म खान जतोई से है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तासिर सुबहानी साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ मुल्तान। वेलकम टू द शो तासिर साहब। जी, मुल्तान के इलेक्शन का बहुत जिक्र हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बेटे के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनकी बहुत सी वीडियोज़ भी सामने आई हैं। क्या सर सूरत हाल है मुल्तान की सीट पे? जी बिल्कुल आरफा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब की अगर सियासत की बात की जाए तो इस वक्त जो 10 जो हलके हैं पंजाब के, उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया। तो मुल्तान जो है वो जनूबी पंजाब का हेड क्वार्टर भी समझा जाता है और यहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया। और मुल्तान की सीट की अगर बात की जाए PP 217, तो 2018 में यहाँ से शाह महमूद कुरैशी को सुलेमान नईम ने हराया। आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इस वक्त एक जो है उनके बेटे ही उनके मुखालिफ आ गए हैं सुलेमान नईम के। तो यहाँ पर मुल्तान में तो यही कहा जा रहा है कि क्या बाप का जो शिकस्त का बदला बेटा ले पाएगा या नहीं। यहाँ पर जो है इस वक्त ये भी बातें हो रही हैं कि मुल्तान का जो इलेक्शन है, सर आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि 2018 में शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त दी थी सुलेमान नईम साहब ने, और अब वो ज़ैन कुरैशी के मुकाबले। जी बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बाप की शिकस्त का बदला जो है वो अब बेटा लेने जा रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड की बात की जाए तो मुकाबला जो है बिल्कुल 1 to 1 है। हमने देखा है कि ये एक ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन नहीं है। यहाँ पर जो जनरल इलेक्शन है उससे भी बढ़कर कैंपेन की जा रही है। उसकी मैं आपको अहम बात ये बताऊं कि जब जावेद हाशमी ने 2014 में तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा था, उस वक्त भी हमने देखा था कि मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, गिलानी, ये सब जो है वो एक्टिव हो गए थे। इनकी कोशिश थी कि जावेद हाशमी को हराया जाए, गोया कि वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे थे। और इस वक्त दोबारा वही सूरत हाल मुल्तान के इस हल्के में बन गई है कि एक जानब जो है गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो भी काफ़ी मुतहरक हैं। उनके बेटे का ये हल्का है, यहाँ से जो MNA के उम्मीदवार भी वो रहते हैं ज़ैन कुरैशी के मुकाबले में। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको बताऊँ कि जहांगीर तरीन की एंट्री जो है वो भी इस हल्के में अहम है। यही जो है वो बातें थी कि सुलेमान नईम को 2018 में जितवाने में अहम किरदार जो था वो भी जहांगीर तरीन का, जिसका बलमला इजहार भी शाह महमूद करते रहे। और बाकायदा उन्होंने पिछले दिनों में कहा कि उनकी पार्टी ने ही उनको हराया था। तो तासिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जहांगीर तरीन साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये सब सुलेमान नईम को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब है। जी बिल्कुल आरफा, रात इमरान खान भी मुल्तान में थे और उन्होंने रात शाह महमूद कुरैशी के घर ही गुजारी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर उन्होंने उनको बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर जहांगीर तरीन खुद जो है वो भी दिलचस्पी ले रहे हैं और सुलेमान नईम जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के। और सर वेरी क्विकली ये बताइएगा कि ये इल्जामात लगे हैं मोटरसाइकिल्स के कि वो दोनों जो हैं कैंडिडेट्स वो मोटरसाइकिल्स दे रहे हैं वोट्स के खातिर। जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे ये चलाई गई थी कि सुलेमान नईम जो है वो 20 वोट के बदले में 1 मोटरसाइकिल दे रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर जो है वो ज़ैन कुरैशी की तरफ से भी आ गई कि वो 10 मोटरसाइकिलें दे रहे हैं। तो इस तरह की जब हमने बात हल्के में छानबीन की भी कोशिश की तो इस तरह के कोई ज़मीनी हकायक हमें नज़र नहीं आए। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है सोशल मीडिया की इस वीडियोस का और दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्हें तलब भी किया गया है। और उसकी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है उन्होंने बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी जो है वो दोनों की जानिब से छानबीन में मसरूफ है। बिल्कुल ठीक। जी नाजरीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक आएंगे हम अपने तासिर सुबहानी साहब हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे और हम बाकी सीट्स पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं तासिर सुबहानी साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो बाई इलेक्शंस की सूरत हाल है साउथ पंजाब में। जी सर, ये बताइएगा कि लोधरा के जो 2 हलके हैं वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल आरफा, मैं आपको बताऊं कि लोधरा के जो हलके हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प हलके हैं। वहाँ पर भी
ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاہ محمود اور ترین ہی آمنے سامنے ہیں، کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ضمنی الیکشن میں پیر اقبال شاہ نے جہانگیر ترین کے بیٹے کو ہرایا تھا، تو اب جو ہے زوار بڑیچ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے، تحریک انصاف اور نون لیگ میں چلے گئے، تو شاہ محمود قریشی نے وہاں پر دوبارہ انٹری ڈالی اور پیر اقبال شاہ کو راضی کر لیا اور ان کو تحریک انصاف میں واپس لے آئے، اور تحریک انصاف میں واپس آنے کے بعد ان کے بیٹے کو اب باقاعدہ طور پر ٹکٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر کیونکہ ترین کا لودرا میں جہانگیر ترین کا کافی زیادہ ہولڈ سمجھا جاتا ہے سیاست میں، تو اب وہاں پر بھی مقابلہ جو ہے وہ 1 to 1 ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ جو شہید کانجو گروپ ہے، جس کو اس وقت سربراہ ہیں عبد الرحمان کانجو جو کہ وزیر مملکت بھی ہیں، ان کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنا، کیونکہ وہ نون لیگ کی جانب سے ہے، جبکہ وہاں پر لودرا کی جب بھی بات کی جائے تو وہاں پر کانجو گروپ ہمیشہ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑتا رہا تو جیت جاتا تھا، اور اب جو ہے ان کے لیے تھوڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ساری جو سیاست کی تھی وہ جہانگیر ترین کے خلاف کی تھی پچھلے 5 سے 7 سال، تو اب جو ہے وہ جہانگیر ترین کے حق میں وہ اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے ان کی کمپین چلا رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی مشکلات تو ہیں، لیکن جہانگیر ترین اور نون لیگ کو ملانے کے بعد اور شہید کانجو گروپ جو ہے وہ بھی وہاں پر کافی ایکٹیو ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر مقابلہ جو ہے وہ تو کانٹے کا ہے، لیکن جو ترین گروپ ہے وہ سیٹ نکالنے میں وہاں پر شاید کامیاب ہو جائے۔ دوسرا حلقہ وہاں کے ہے 228 پی پی 228، وہاں پر صورتحال کافی دلچسپ ہے کہ وہاں پر شہید کانجو گروپ جو ہے وہ نون لیگ کے امیدوار کو نہیں بلکہ آزاد امیدوار کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، تو وہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار اور جو آزاد امیدوار ہیں شاید ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے، اور نون لیگ کی کمپین تو کی جا رہی ہے لیکن شہید کانجو گروپ کیونکہ آزاد امیدوار پیر رفیع الدین شاہ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ مقابلہ جو ہوگا کیونکہ امیدوار 3 ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جنوبی پنجاب کی اور یہ جو رفیع الدین شاہ جو ہیں، رفیع الدین شاہ صاحب جو ہیں، یہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جیت گئے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہی چلے جائیں گے۔ جی بالکل، یہ تو ان کا واضح ہے کیونکہ شہید کانجو گروپ ہی ان کی کمپین چلا رہا ہے، عبد الرحمان کانجو جو ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر وہ جیت جاتے ہیں آزاد حیثیت میں تو وہ شامل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جنوبی پنجاب کی سیاست میں جو برادری ازم ہے اور جو بڑے نام ہیں جیسے کھوسا ہو گئے، اسی طرح سے پیر وقت ذرا کم ہے، اگر آپ مظفر گڑھ کا ذکر کر دیں اور وہاں کی بھی صورتحال بتا دیں۔ جی بالکل، مظفر گڑھ کے 2 حلقے ہیں جس میں علی پور جو کہ تحصیل ہے مظفر گڑھ کی، وہاں پر بھی الیکشن ہو رہا ہے، اور جتوئی وہاں پر بھی الیکشن ہو رہا ہے۔ وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بھابی اور دیور بھی گویا کافی ان کا چرچا ہے کہ وہ الیکشن میں مصروف ہیں، لیکن ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی، وہ جو ہے اس میں کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن وہاں پر یہی کیونکہ عمران خان کے جو جلسے ہوئے ہیں علی پور میں وہ بھی کافی زیادہ جو ہیں اہم جلسے اور بڑے جلسے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی مقابلہ یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ مظفر گڑھ کے دونوں حلقوں پر جو ہے وہ ٹف ٹو ٹف مقابلہ ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ جو جنوبی پنجاب میں باتیں ہو رہی ہیں کہ بزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب وہ پورے اس میں غائب نظر آ رہے ہیں، کوئی کمپین چلاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آج ڈی جی خان میں جلسہ تھا ان کے اپنے آبائی حلقہ تونسا، وہاں پر بھی وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں آئے، جہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کو آگے آنا چاہیے، کمپین چلائیں وہ امیدواروں کی اور بتائیں کہ انہوں نے کیا ترقیاتی کام کیے ہیں جنوبی پنجاب میں۔ اور ڈی جی خان کے اندر آپ کو کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، کیونکہ دونوں طرف کھوساز ہیں، پی ایم ایل این ٹکٹ پہ بھی اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر بھی؟ جی بالکل، جیسے میں نے عارفہ آپ کو بتایا کہ برادری ازم کا ووٹ ہے، اور اس وقت دونوں ہی وہاں پر سیف الدین کھوسا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امجد کھوسا آمنے سامنے ہیں۔ سیف الدین کھوسا کے والد جو ہیں وہ ذوالفقار کھوسا وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے بھائی بھی رہ چکے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ٹف مقابلہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ آج عمران خان کا جلسہ بھی وہاں تھا اور کافی بڑا جلسہ وہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ جو اویس لغاری جنہوں نے ریزائن بھی کیا اپنی وزارت سے، وہ اس وقت ڈی جی خان میں موجود ہیں، وہ بھی کافی کمپین چلا رہے ہیں اپنے امیدوار کی، اور اس طرح سے جنوبی پنجاب کے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں، دیگر شہروں کی بھی وہ کمپین میں مصروف ہیں، تو وہاں پر بھی مقابلہ جو ہے وہ پارٹیوں سے ہٹ کر جو ہے وہ برادری ازم اور کھوسا خاندان کے درمیان ہے، اور ڈی جی خان میں ان کا ووٹ بینک بھی اچھا خاصا ہے، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر بھی مقابلہ جو ہے وہ 1 to 1 ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔ ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز
YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।